हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 3 मार्च को आने वाला पेपर लेकर हाजिर हैं। ये हमें मिल चुका है, तो चुपके से इस पेपर को जल्दी से देख लीजिए और आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल पूरा पेपर सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ऐसा ही पेपर सेम टू सेम आपको 3 मार्च को आने वाला है यानी मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए 2025 जीव विज्ञान सब पेपर सेट नंबर आप देख सकते हो, सेम ऐसा ही बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम आपको 3 मार्च को मिलने वाला है। सब प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुस्तक यानी उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए होंगे, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सबसे पहले आएगा आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न 4 होंगे, तो 4 एक एक अंक के होंगे, आपको पता है। सबके सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कौन सा है कि पीसीआर की खोज किसने की। ऑप्शन है जेम्स ग्रिफिथ, एलरिक ने, कैरी मुलस ने और नेथन तथा स्मिथ ने। तो सही आंसर हो जाएगा कैरी मुलस ने पीसीआर की खोज की। कई बार जो पीसीआर का फुल फॉर्म लिखने के लिए जाता है तो क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। याद रखना है, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर क्या देखिए अगला प्रश्न है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। तो कितनी परागधानी? 4, 2, 1 या 8। तो सही आंसर हो जाएगा 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ज़रूरी है, पेपर अगर उतना सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। और साथ में आपको 3 घंटे में भी हो सकता है पेपर सॉल्व नहीं कर पाओ, तो एक आपको हैबिट हो जाएगी 3 घंटे में पेपर लगा सकते हो। नहीं तो 3 घंटे में पेपर को सॉल्व कर लेना। मैं जितने प्रश्न बताने वाला हूँ उतने तो आप सॉल्व कर लीजिए और अपने हिसाब से भी करते चलिएगा। तो देखिए अगला देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, किसी में नहीं, और क्या होगा इन दोनों में। तो इन दोनों में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सीय क्षेत्र में और कृषि में किया जाता है। फिर क्या है, क्या पुरुष से संबंधित है, वैसेक्टोमी, गोलियां या ट्यूबेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा वैसेक्टोमी, यानी पुरुष नसबंदी। ट्यूबेक्टोमी क्या होगा, महिला नसबंदी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 4। प्रश्न नंबर 2 होगा, इसमें होंगे अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न कितने होंगे आपके? 5 प्रश्न होंगे। कितने? 5 प्रश्न। कितने अंक के? 1 अंक के होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चित्र बनाने के लिए देखो गारंटी है 1-2 प्रश्न जरूर आने वाले हैं चित्र बनाने के लिए, केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया मार्शल फल का नामांकित चित्र बनाइए। तो मार्शल फल क्या होता है, तो यानी चित्र बनाना है इसका। तो देखिए मैंने यहाँ पर हल करके रखा है। तो यहाँ पर मार्शल फल क्या होता है, आम। अब आम का आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें बाह्य भित्ति यानी ऊपर वाली क्या होगी, बाह्य फल भित्ति हो जाएगी, मध्य वाला मध्य फल भित्ति, ये बीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, बीज की अंतः फल भित्ति हो जाएगी। आम का फल क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका जो मार्शल फल होगा। और आभासी फल सेब, नाशपाती, इनका आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके लिए आभासी फल बना के लिया है तो आप सेब नाशपाती का बनाओगे। ठीक है, तो ये बना लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया इसमें कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं। तो पारजीनी जंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो यहाँ तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पेपर में भी आपको आने वाला है प्रश्न। परजीनी जंतु तो आप देखिए लिख सकते हो क्या होते हैं पारजीनी जंतु। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे जीव या जंतु जिनके डीएनए में हेर फेर यानी अदला बदली किसके द्वारा, आरडीएनए तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त विजाति यानी विपरीत जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो क्या होगा अभिव्यक्त भी होता है, क्या कहलाता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक लिखना होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर एक जीव का यानी पारजीवी जो होगा पारजीनी जीव का नाम लिखना होगा, तो क्या होगा, रोजी गाय जो प्रथम पारजीनी गाय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव अलग से प्रश्न बन जाता है कि प्रथम यानी एक पारजीनी जीव का नाम लिखना है, जंतु का नाम लिखना है, तो क्या लोगे, रोजी गाय जो प्रथम पारजीनी गाय है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो क्या होता है कि जो बीजांड होता है, क्या होगा, बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होगा, जिसके
अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है कि बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यह रहेगा कि बीजांड क्या बनाता है, बीज बनाता है, अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। क्या होगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस होता है जो क्या होगा, दूध से दही बनता है, बनाते हैं। फिर क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि देख सकते हैं कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, पारितंत्र कहलाता है या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो इतने प्रश्न आपके एक एक अंक में हो जाएंगे। फिर आता है आपका लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे भी 2 पार्ट में बटे होंगे, लघुत्तरीय 1 और लघुत्तरीय 2। तो लघुत्तरीय 1 में आपको कितनी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितनी 5 प्रश्न होंगे, कितने अंक के, 2 अंक के। और लघुत्तरीय 2 में आपको 3 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। तो आप लिख सकते हो प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद लिख सकते हो कि वह लक्षण जो F1 यानी प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा यह गुण क्या कहलाता है, प्रभाविता कहलाता है। जैसे मटर का लंबापन और पुष्प का क्या हुआ, जो लाल रंग क्या आदि सब क्या कहलाते हैं, प्रभाविता कहलाते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं हो पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा यह गुण अप्रभाविता कहलाता है। जैसे मटर का श्वेत रंग, बौनापन, ये सब क्या कहलाता है, अप्रभाविता कहलाता है। फिर प्रश्न देखिए क्या है कि समयुग्मजीय तथा विषम युग्मजीय से क्या तात्पर्य है। समयुग्मजीय तथा विषम युग्मजीय, तो आप लिख सकते हो कि समयुग्मजीय क्या होती है कि जिनके दोनों एलील समान होते हैं, जैसे जीन समान होते हैं। देखो कि जब एक जीव के एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स या एलील एक समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समयुग्मजीय। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण समान है दोनों जीन, ये भी कैपिटल टी है। इसका उल्टा कर दीजिए कि जब एक जीव के एक लक्षण के लिए दोनों एलील्स या जीन्स क्या हो असमान प्रकार के हों, वे क्या कहलाते हैं, विषम। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब क्या बनेगा कि पोलियो लिखना है आपके लिए। तो पोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉरी, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिखा है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं वो भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि वह क्षेत्र हैं जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, तथा जहाँ शिकार, खेलना, पशु चराना, फल बोना यानी फसल बोना निषेध होता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं या जो प्राणी जात तथा पादपों या वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा पोलियो रोग। तो पोलियो रोग अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा लिखा है, लेकिन आप और भी आगे इसको लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यह सामान्यतः बाल्यावस्था में होने वाला पोलियो वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। इस विषाणु का संक्रमण भोजन या जल के साथ होता है। विषाणु आहार नाल की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तथा वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो हो जाता है। और भी कि जो अगर पोलियो रोग विषाणु क्या करता है, मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंगों को नष्ट कर देता है। और पृष्ठ श्रृंग नष्ट होने के कारण क्या होता है, जो पेशियों को प्रेरणा नहीं पहुंच पाती है और वे धीरे धीरे पेशियों का ह्रास हो जाता है। इसका रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, OPV वैक्सीन लगवाते हैं। क्या लगाते हैं, OPV वैक्सीन, या क्या कहते हैं कि 2 बूंद पिलाई जाती है इसकी वैक्सीन की। ठीक है, क्या है कि तरल बूंद की 2 बूंद के रूप में जैसे हम मुख द्वारा से पिलाई जाती हैं पोलियो की, तो ये हो जाता है। तो याद रख लेना इसके लिए। फिर अगला प्रश्न क्या है कि IUCN तथा WWF का पूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड जो क्या हुआ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है क्योंकि ये व्यसन पर टिप्पणी लिखी। देखो 3 अंक का प्रश्न होंगे, अब जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक के, 4, 5 और 6 में पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न होंगे।
तो देखिए इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न है व्यसन पर टिप्पणी लिखिए। व्यसन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। व्यसन क्या होता है कि मान लीजिए कि व्यसन ऐसी स्थिति है कि जिसमें शरीर के सामान्य कार्यों के लिए, यानी शरीर क्या होता है, सामान्य कार्य करने के लिए किसी माध्यम का उसको सहारा लेना पड़ता है शरीर के लिए, पर वो क्या करने लगता है, जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करे, दारू पीने लगे, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, उसके लिए व्यसन में आती हैं। व्यसन क्या होती है, तो व्यसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य कार्यों के लिए क्या करते हैं, किसी पदार्थ का, शरीर के किसी सामान्य कार्यों के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, और एक उनके प्रति क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से निर्भर हो जाते हैं, वे उसी पर निर्भर हो जाते हैं। बकरी एक वह कंडीशन क्या कहलाती है, व्यसन कहलाती है। जैसे भी नशीले पदार्थ लेने लगे, एल्कोहल का सेवन करने लगे, ये सब क्रिया क्या कहलाती है, व्यसन कहलाती है। व्यसन पर टिप्पणी लिखने के लिए टोटल है, तो आपको एल्कोहल के बारे में लिखना होगा, ठीक है। अब ड्रग्स के, नशीली दवाइयों के बारे में लिखना होगा, तो आपको थोड़ा अच्छा प्रश्न 3 अंक जितना बनता है उतना आपको करना होगा। फिर अगला क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की। तो अगर इसकी अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, होती क्या है, तो कुछ पादपों में, या बात करें कुछ पादपों या जंतु की में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णता प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता, यानी कि मध्यवर्ती होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। अगर इसकी खोज की बात करें तो कार्ल कॉरेंस ने इसकी खोज की थी, वो भी 1903 में इसकी खोज की थी, कार्ल कॉरेंस द्वारा इसकी खोज की गई। तो कोई भी ऐसे लक्षण जो प्रभावी और अप्रभावी ना हो और इसके मध्यवर्ती हो, तो वे क्या कहलाते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहलाते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कार्ल कॉरेंस ने, और गुलाबांस में, क्योंकि इसमें दिखाता है इसको, गुलाबांस में इसको देखा था। इसका और आगे देख लेना, इसका उदाहरण भी पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका होगा। कि बात करें सेंट्रल डोगमा, फ्रांसीसी क्रिक किसने खोज की इसकी, फ्रांसिस क्रिक ने इसकी खोज की थी, किसकी, सेंट्रल डोगमा की। अगर बात करें किसके लिए और कब की थी, तो 1958 में इसकी खोज की गई थी। और क्या बताया था इसके कि जो अणुजैविक के केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत, इसे क्या कहा, अणुजैविक का केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके अनुसार क्या होता है कि डीएनए में आनुवंशिक सूचना का प्रवाह, एमआरएनए, पहले क्या होगा कि डीएनए में आनुवंशिक सूचना का प्रवाह एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए तक केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव की तरफ होता है, तत्पश्चात एमआरएनए से न्यूक्लियोटाइड की ओर, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है, कि पहले डीएनए का क्या होता है, अनुलेखन, फिर आरएनए पहुंचता है, उसका अनुवादन करते हैं, प्रोटीन तक पहुंचता है, तो इसको पढ़ लेना है। सेंट्रल डोगमा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती है, एक रानी मक्खी होती है, एक श्रमिक मक्खी होती है, ठीक है, श्रमिक होती है, और एक होता है नर जिसे ड्रोन कहते हैं, ठीक है। बाकी जो रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। और इसमें अगर निषेचन की बात करें तो रानी मक्खी और नर के मध्य, उसमें मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किया जाता है। इनमें कितने 32 गुणसूत्र होते हैं, नर में कितने 16 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसका ये द्विगुणित होती है, रानी मक्खी क्या होती है द्विगुणित, नर क्या होती है अगुणित होती है। अगर इनमें अर्धसूत्री विभाजन करें तो 16 गुणसूत्र होते हैं। अगर इनके मध्य निश्चयन कराया जाता है, यानी शिला, तो यहाँ से निश्चयन होगा तो 32, यानी जो रानी मक्खी यानी किसी भी एक मक्खी या श्रमिक मक्खी का निर्माण होगा, और जो गुणसूत्र बच जाता है जिससे किसका होता है, नर ड्रोन यानी नर का निर्माण होता है। तो ऐसे आपको अच्छे तरीके से लिखना है कि इसमें कितने प्रकार की, रानी मक्खी क्या होती है, श्रमिक मक्खी क्या होती है, नर ड्रोन क्या होता है। रानी मक्खी द्विगुणित होती है, श्रमिक मक्खी भी द्विगुणित होती है। ये सिर्फ इनका काम, श्रमिक मक्खी का काम क्या होता है कि वो छत्ते में जो रस लेकर आए, और रानी मक्खी क्या होती है उसमें छत्ते में रहती है, और नर ड्रोन भी रहता है। इनकी मध्य रानी मक्खी और नर ड्रोन की मध्य संकरण निषेचन कराया जाता है। तो रानी मक्खी कहती होती है 32 गुणसूत्र पाए जाते थे, 16 इसका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, 16 के 16 रहते हैं, 16 मिलते हैं, 32 गुणसूत्र से एक रानी जो मादा मक्खी का निर्माण हो जाता है। जो बच जाता है अगुणित गुणसूत्र यानी 16 बच जाते हैं, इससे नर ड्रोन का निर्माण होता है। ऐसे पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको और तैयार करना है कि अब पढ़ोगे क्या, प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं, इनका कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर क्या है, निमोनिया पर टिप्पणी लिखिए, साल्मोनेला ऐसा क्या होता है, सॉरी निमोनिया है, तो निमोनिया पर टिप्पणी लिखना है। और निमोनिया रोग जरूर आएंगे 1-2, निमोनिया रोग पर टिप्पणी लिखिए।
फिर देखिए फिर अगला प्रश्न की तरफ चलें तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि अपरा या प्लेसेंटा भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरा प्लेसेंटा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो फिर क्या है आसंग जनन। आसंग जनन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरा जितना भी मोस्ट है उतना ये भी है। सहभोजता का वर्णन कीजिए, पढ़ लेना है आपके लिए। फिर क्या होता है द्वितीय बाह्य मल उपचार, यह किस प्रकार किया जाता है। तो बाह्य मल प्रश्न जरूर पढ़ना है। बाह्य मल प्राथमिक द्वितीयक उपचार सभी पढ़ना है, लॉन्ग में बन सकता है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। फिर क्या है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोगों का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंट होंगे। फिर पढ़ना है आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, यहाँ से आपके 5 अंक वाले प्रश्न यानी 7, 8 और 9 प्रश्न, 9वां प्रश्न ये 5 अंक के बनेंगे। इसमें अथवा होगा हर एक प्रश्न में। तो क्या होगा वंशागति को परिभाषित कीजिए, मेंडल की स्वतंत्र अभ्युहन नियम का वर्णन कीजिए, 5 अंक का प्रश्न हो जाएगा। अथवा में पूछ लीजिए कि मानव की नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, नर मादा जनन तंत्र आपको जरूर पढ़ना है। फिर लिंग सहलग्न वंशागति क्या है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है मानव में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, युग्मक जनन 5 अंक इम्पोर्टेंट होगा। फिर देखिए पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी आपको अच्छे तरीके से उसका वर्णन करना है लघु बीजाणु जनन का। और अथवा में आ जाएगा आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आनुवांशिक कूट। तो 9 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इस पेपर में बता चुका हूँ। इसको जरूर करके तैयार जाइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।